लगा लें. Right, so we are starting summer 17, May June 17, variant 32. जी बच्चे. uh, एक मिनट जब अपने पेट को जरा बाहर छोड़ाओ बेटे, वरना इस क्लास सारी में तंग करेगा. कम कम है भी. चलो 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 चलो. सो इसका बी है. एक मिनट इंशाल्लाह मैं इसको जरा छोड़ के आ रहा हूँ. जी सॉरी मेरा बेटा, वो माय पेट वाज पैरेट है. सो मैं कहता था इसका बी है. हाँ मैं सुन लिया जी, बिल्कुल ठीक है. लेट मी हैव अ लुक. वैसे हैवंट लुक, मैं तुम्हारी रेपुटेशन की बेस पे कह रहा हूँ. बिल्कुल ठीक है. व्हेन विल एन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट अ नेट सोशल बेनिफिट? When social benefits minus social costs are positive. So option B, private plus external benefits बन गए social, minus किया private plus external cost, social cost से, और कुछ positive figure आ गया, चाहे $1 से आया. social benefits positive है, net social benefit exist करता है. इसको net social value भी बोलते हैं जी. इंशाल्लाह सेकंड देखिएगा. डायग्राम शोज, थोड़ा सा छोटा कर दें इसको. Private and social costs and benefits of production in a free market that results in market failure. कोई market failure हो रहा है. Which change in output would be necessary to overcome this failure? सो सी. ये क्वेश्चन पेपर में लगता है हमने किया हुआ है इंशाल्लाह. चलें कोई बात नहीं, ये तो आपके मॉक में आया था समथिंग लाइक दैट. ये सही है ना? से थोड़ा फेमिलियर लग रहा है, लेकिन आगे करते रहते हैं शायद. हाँ नहीं कर लेते हैं, कोई हर्ज नहीं, तरतीब में चल रहे हैं ना. देखो एमपीसी एमएसबी के मुताबिक, एमपीसी एमपीबी यानी प्राइवेट कॉस्ट एंड प्राइवेट बेनिफिट कंपेयर करता है प्राइवेट सेक्टर. वो इक्विलिब्रियम बन रहा है जहां एम आउटपुट हो रही है, जबकि सोसाइटी का सोशली एफिशिएंट लेवल तो है एमएससी एंड एमएसबी, वो बन रहा है एल पे. तो एम टू एल, ऑप्शन सी. सो वेल डन सो फार एज ऑलवेज. आप बहुत अच्छे कर रहे हो. लेट्स मूव ऑन टू efficiency का third question. Diagram shows the PPC curve for an economy. What might make it possible for consumers in this economy to consume the combination of good X and Y indicated by point L? PPC के बाहर जरा AS का कॉन्सेप्ट है, एक ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कर्व आपने पढ़ा था, उसके बारे में बात कर रहे हैं. D. Reduction in unemployment will mean a movement from a point inside PPC towards PPC. Achievement of productive efficiency means producing on one of the points on PPC. All of them are productively efficient. Elimination of monopoly भी PPC के अंदर से PPC के ऊपर पॉइंट पे आते. Just like unemployment कम हुई, efficiency बेहतर हुई है ना. Trade with other economies will allow us to consume outside our PPC. Trading possibility curve पे. अब आ गया जी कंज्यूमर बिहेवियर. अगर ये पॉइंट ऑन पीपीसी का होता तो ऑप्शन ए फिर करेक्ट होती. ए भी करेक्ट हो सकती थी, बी करेक्ट होती है एक्चुअली, क्योंकि हर पॉइंट पीपीसी पे प्रोडक्टिवली एफिशिएंट होता है. ठीक है. So let's go to number 4. Diagram shows two indifference curves for a consumer. अब इसको तसल्ली से देखो मेरा बेटा. What can be concluded if the consumer's equilibrium moves from Q to R? सर ए. Consumer is acting rationally. Any point on indifference curve means वहाँ बजट लाइन टेंजेंट हो रही होगी. कंज्यूमर अपने लिमिटेड बजट में अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर रहा होगा, रैशनल बिहेवियर कर रहा होगा, बाकियों को रिजेक्ट करते हैं. कंज्यूमर्स मनी इनकम इज अनचेंज्ड. उस केस में बजट लाइन शिफ्ट ना होती, हम हायर आईसी पे ना जा सकते. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड वाई इज कांस्टेंट.
ऑन इंडिफरेंस कर्व्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिमिनिशिंग होती है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मोर वी गेट ऑफ एक्स, उसकी एमयू गिर रही होती है, एंड वी विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस ऑफ वाई, इसलिए बैकवर्ड बेंडिंग होता है। प्राइस ऑफ गुड एक्स हैज रिजन, उससे पिवटल शिफ्ट आता है बजट लाइन का। रीजन होता तो वैसे भी अंदर आता, तो ये फिर भी ना हो सकता। तो इसलिए ऑप्शन ए, कंज्यूमर इज एक्टिंग रैशनली, एलिमिनेशन के थ्रू आराम से हो जाता है। इफेक्ट्स पे क्वेश्चन है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स, the effect on the quantity demanded is the result of an income and a substitution effect. Which statement about these effects is correct? सो सी। वेरी गुड, शाबाश। नॉर्मल गुड में सेम डायरेक्शन में जाते हैं, प्राइस गिरे तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, प्राइस बढ़े तो दोनों नेगेटिव होते हैं। बाकियों को रिजेक्ट करते हैं। ए, फॉर इंफीरियर गुड्स द इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वर्क इन द सेम डायरेक्शन। नहीं, इंफीरियर गुड में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो वही होता है जो बाकी गुड्स का होता है, नॉर्मल इंफीरियर गिवन सबका सेम होता है, प्राइस गिरे तो पॉजिटिव। लेकिन रियल इनकम चेंज होने से इनकम इफेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, हम इंफीरियर गुड से दूर चले जाते हैं, तो वो नेगेटिव आता है अगर प्राइस गिरे, एंड वाइस वर्सा फॉर प्राइस राइज, तो वो गलत हो गया। फॉर इंफीरियर बट नॉट गिवन गुड्स द इनकम इफेक्ट आउटवेज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नहीं, गिवन गुड्स में इनकम इफेक्ट बड़ा होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। डी, फॉर नॉर्मल गुड्स इनकम इफेक्ट आउटवेज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नॉर्मल गुड्स में दोनों बराबर होते हैं और एक ही साइड पे जाते हैं। तो लेट्स गो टू, व्हाट इज द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ अ परफेक्टली कंपैरेटिव फर्म? सो वेयर एवरेज कॉस्ट आर मिनिमम। बिल्कुल, लॉन्ग रन में परफेक्टली कंपैरेटिव फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, जहां ए सी ए आर से टेंजेंट होता है, और दूसरे नंबर पे एम सी ए सी को लोएस्ट पॉइंट पे भी कट कर रहा होता है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी होती है, और एम सी एम आर भी बराबर होता है, एलोकेटिव एफिशिएंसी। तो ए सी मिनिमाइज हो चुका होता है हमारी एम सी एम आर वाली आउटपुट पे। डू यू नीड मी टू मेक द ग्राफ, या आपको तो मैं ख्याल टोटली क्लियर है? सर याद है वो डायरेक्ट वो डिमांड कर्व के ऊपर वो टेंजेंट होता है एसी टेंजेंट कर्व होता है और इसी, बिल्कुल। जिन बच्चों को नहीं, वो प्लीज लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट का ग्राफ जो हमने एफिशिएंसी में भी किया है और परफेक्ट कंपटीशन में भी, उसको देख लीजिएगा। नॉर्मल प्रॉफिट में ए सी आर टेंजेंट होगा, और एम सी ए सी को लोएस्ट पॉइंट पे कट कर रहा होगा, वही एम आर भी होगा वहीं पे। ए आर एम आर है परफेक्ट कंपटीशन में, तो एग्जैक्टली ए सी इज द मिनिमम, ठीक है। नंबर 7 जी, a firm estimates that all else remaining unchanged, an increase in output will result in equal proportionate increase in its revenue. What can be concluded from this? सर हॉरिजॉन्टल परफेक्टली इलास्टिक होगा ना यहाँ Perfectly पे। elastic, बिल्कुल। सर ए इज करेक्ट। आप सब बच्चे जो नहीं देख रहे, अभी क्लास में नहीं है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व लगाओ, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में होता है, दो आउटपुट्स दो, आउटपुट जितनी बढ़ाओगे उतना रेवेन्यू प्राइस इनटू क्वांटिटी बढ़ रहा होगा। आई डोंट थिंक वी नीड टू मेक अ ग्राफ। कई बच्चे इसमें यूनिटरी वाला ऑप्शन सी चूज कर देते हैं, यूनिटरी में रेवेन्यू चेंज नहीं होता, इसमें वो कह रहा है जितनी आउटपुट बढ़ रही है उतना रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो ना परफेक्टली इनइलास्टिक, ना मोनोपोलिस्टिक कंपेटिटिव मार्केट्स, सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में जब हॉरिजॉन्टल होता है, परफेक्टली इलास्टिक स्ट्रेट लाइन कर्व, उसमें ऐसा हो रहा होता है। वेल डन इंशाल, सो फार ऑल गुड। नंबर 8 जी, ऑब्जेक्टिव्स पे क्वेश्चन आ रहा है, जैसे ऐसी शक्ल आए आपको समझ आ जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा शायद फर्क भी हो सकता है। Diagram shows firm's cost and revenue curves. The firm changes its objective from profit maximization to sales revenue maximization. Which groups are likely to be winners and losers as a result of this change? खुद सोचो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किसका एम होता है, वो लूज करेगा क्योंकि वो छोड़ रहे हो, और रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन किसका एम होता है? विनर्स हो गए जी कस्टमर्स, बहुत अच्छे, थोड़ी प्राइस मिलेगी, आप डिमांड कर्व तक जाके प्राइस बनाओ ए आर कर्व तक। और लूजर्स हो जाएंगे शेयर होल्डर्स, क्योंकि उनको डिविडेंड प्रॉफिट अब कम मिलेगा। सो दैट इज दैट। एनी क्वेश्चंस जी? नो सर। All right, all right. Let's see. Let's move on to number 8, number 9.
What could be a reason for existence of small firms in various industries? Small firms क्यों survive करती हैं? City. वेरी गुड. लो मिनिमम एफिशिएंट स्केल, जहाँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाए, डिसइकोनॉमीज ना आए. अगर ये लो आउटपुट पे आ रहा है तो छोटी फर्म्स चाहिए, लार्ज फर्म्स नहीं चाहिए. बाकियों को रिजेक्ट करते हैं. ग्रेटर स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर. इसके लिए तो बहुत बड़ी फर्म चाहिए जिसके पास स्पेशलाइज मशीनरी हो, स्पेशलिस्ट वर्कर्स हो, डिवीजन ऑफ लेबर हो रही हो. छोटी फर्म्स के पास नहीं होता. द नीड टू डाइवर्सिफाई इन ऑर्डर टू रिड्यूस रिस्क. ये रिस्क बेरिंग इकोनॉमी है, लार्ज फर्म्स को मिलती है. Huge number of products they're selling, and they're selling in large number of markets, तो उनका फेलियर का चांस कम. ये भी स्मॉल फर्म्स की एग्जिस्टेंस की वजह नहीं, लार्ज फर्म्स की एग्जिस्टेंस की वजह है. उसके अलावा मेरा बेटा आपकी जो है, क्या उसका नाम है, नंबर 10, अ फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दैट इज प्रोड्यूसिंग, सॉरी, एक और, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम. ये होता है लार्ज फर्म्स में. प्रिंसिपल होते हैं ओनर्स यानी शेयर होल्डर्स. डायरेक्टर्स या मैनेजर्स होते हैं जी एजेंट्स जो चला रहे होते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को. डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल. तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आर लार्ज. उनके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं. शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट जैसे पीछे हमने देखा, और डायरेक्टर्स का, मैनेजर्स का ग्रोथ, तो उनका क्लैश आ जाता है. इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम. तो ये भी लार्ज बिजनेसेस, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का फिनोमेना है. A firm in monopolistic competition that is producing at its profit maximizing output is making a loss in the short run. Firm is For it to continue production, what must be correct about its average revenue, marginal revenue and average variable cost. आपको रूल्स ऑफ फर्म्स बिहेवियर यूनिट 3 से क्वेश्चन है यहाँ पे, तसल्ली से देखें. डी होगा इसका, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू एमआर से ज्यादा है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो जी कम है एवरेज रेवेन्यू से. हाँ. तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक इम्परफेक्ट मार्केट है. और कंट्रीब्यूशन भी होगी सर. बिल्कुल सही बोल रहे हैं. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक इम्परफेक्ट मार्केट है. सिवाय परफेक्ट कंपटीशन के ए आर एम आर जिसमें बराबर होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, बाकियों में डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होते हैं. चाहे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का इलास्टिक हो या मोनोपोली का इन इलास्टिक वाला हो, एम आर पहले गिरता है तो एवरेज रेवेन्यू विल बी ग्रेटर देन एम आर. तो पहले दो ऑप्शंस गई, सी और डी बच गई. अब एवरेज रेवेन्यू इतना होना चाहिए कि कम से कम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर करे या उससे ऊपर हो. इस केस में जैसे आपने कहा कंट्रीब्यूशन आ रहा है, एवीसी इज लेस देन ए आर. वेरी वेल डन इंशाल. क्विक प्रोसेसिंग. अब देखो डिमांड कर्व, परफेक्टली कम्पिटेटिव मार्केट का स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है. विच डायग्राम शोज द शेप ऑफ फर्म्स टी आर कर्व. हर यूनिट सेम प्राइस पे बिक रहा है, टोटल रेवेन्यू किस तरह से स्लोप करेगा. इंशाल माई सजेशन इज कोई प्राइस लगा लो माइंड में, $5. हर यूनिट पे हमें $5 आ रहे हैं, तो किस स्लोप के साथ टोटल रेवेन्यू कर्व बिहेव करेगा. ओ आई थिंक हिज लाइट इज गॉन. चले बच्चे, बाकी मैं खुद करता हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ. परफेक्टली इलास्टिक कर्व है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है. तो बेसिकली हर यूनिट लेट से $5 पे बिक रहा है, तो एक यूनिट बेचने से 5, 2 से 10, 15 एक स्पीड से बढ़ेगा. एक स्लोप में जाएगा तो सी जीरो पे, जब कुछ नहीं बेचा था कोई रेवेन्यू नहीं, और फिर हर यूनिट से 5 $5 आ रहा है तो आउटपुट के साथ प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा. नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व उसका याद रखिएगा, अपर हाफ इलास्टिक होता है जैसे हमने एएस में पढ़ा था और ए टू में भी. सेंटर में यूनिटरी नॉर्मल डिमांड कर्व और लोअर हाफ इन इलास्टिक. उसका टोटल रेवेन्यू कर्व बी होता है, ये वाला. पहले इलास्टिक डिमांड है, प्राइस कम करने से रेवेन्यू बढ़ता है. जब यूनिटरी पार्ट आ जाता है, रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो चुका होता है, एम आर जीरो हो चुका होता है उधर, और फिर
हमारा टोटल रेवेन्यू गिरना शुरू होता है, क्योंकि इन इलास्टिक पार्ट में अगर प्राइस बढ़ाओगे, आउटपुट ज़्यादा बेचोगे तो रेवेन्यू गिरेगा। ए जो है, अगर ये पूछा होता उसने तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व, सॉरी यूनिटरी डिमांड कर्व, हाइपरबोला, यानी आउटपुट जो मर्जी करते जाओ, रेवेन्यू चेंज नहीं हो रहा। इसका क्या मतलब है कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व है। डी कोई भी शेप एमएसी बनाई हुई उन्होंने। लेट्स गो टू नंबर 12। डायग्राम शोज अ फर्म इन मोनोपोली प्रोड्यूसिंग OQ यूनिट्स। Which outcome can be observed in this diagram? अब तसल्ली से देखो, इस डायग्राम में डिमांड कर्व यानी AR ऊपर है और नीचे है, और एवरेज टोटल कॉस्ट ऊपर है। तो फर्म लॉस कर रही है, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, तो कुछ कंट्रीब्यूशन आ रहा है। MCMR की आउटपुट पे जाएं, पहले आ रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फिर एवरेज रेवेन्यू यानी डिमांड कर्व, और फिर एवरेज टोटल कॉस्ट। तो फर्म लॉस कर रही है, या फिर ये कहते हैं कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है। चार ऑप्शंस हैं, उसने कंटिन्यूएशन वाली ऑप्शन नहीं दी, उसने लॉस मिनिमाइजेशन दी है। Profit maximization output MCMR is also loss minimization output. अगर आपको लॉस है, जैसे इस फर्म को हो रहा है, तो लोएस्ट पॉइंट ऑफ लॉस भी यही होगा। तो ऑप्शन ए ठीक है। प्रॉफिट सेटिस्फाइंग नहीं है ये, क्योंकि वो ACAR से ज़्यादा और MCMR से नीचे करते हैं। यहाँ पे हम MCMR पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या लॉस मिनिमाइजेशन है, प्रॉफिट सेटिस्फाइंग नहीं है। रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन कहाँ होती है? जहाँ MR जीरो हो जाए, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज होता है उस आउटपुट पे, अगर हम प्राइस चार्ज करें और आउटपुट बनाए। यूनिट कॉस्ट मिनिमाइजेशन, जहां MCAC को लोएस्ट पॉइंट पे कट करे, यानी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, यानी इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ गए, डिमिनिशिंग रिटर्न्स अवॉइड कर लिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नंबर 13 जी, ओलिगोपोली का किंक डिमांड कर्व दिया हुआ है। पहले इलास्टिक शेप है, फिर इन इलास्टिक हो गया। Which feature of oligopoly is being assumed when the demand curve for an individual firm is as shown? याद रखना, ओलिगोपोली में इंटरडिपेंडेंस सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। फर्म्स कोई भी डिसीजन करने से पहले एक दूसरे के बारे में सोचती हैं कि दूसरा क्या करने वाला है। तो प्राइस कट करने से पहले सोचते हैं, प्राइस रेज करने से पहले सोचते हैं। ये किंग डिमांड कर्व नॉन कोल्यूसिव कंपेटिटिव मॉडल है ओलिगोपोली का। मैंने वीडियो भी लगाई हुई है, जरा अगर प्रॉब्लम हो तो देख लें। फर्ज किया प्राइस थी, जहां तक किंग नहीं आया, तो उसका क्या मतलब हुआ कि अगर प्राइस कम करोगे, ओलिगोपोली की थ्योरी के जम्पशन के मुताबिक तमाम फर्म्स प्राइस कम कर देंगी, उससे आपकी इलास्टिसिटी चेंज हो जाएगी, इलास्टिक से डिमांड कर्व इन इलास्टिक हो जाएगा, आपका रेवेन्यू गिर जाएगा। प्राइस बढ़ाओगे, पहले इलास्टिक डिमांड कर्व था, रेवेन्यू गिरेगा, और दूसरी फर्म्स फॉलो नहीं करती प्राइस राइज को ओलिगोपोली में, तो फर्म्स प्राइस रिजिड हो जाती हैं, प्राइसेस चेंज नहीं करती। जो ओरिजिनल प्राइस है उस पे ही रहेंगे, बीच वाले इलाके में जहां तक वो इलास्टिक डिमांड कर्व था, और क्वांटिटी वो लेंगे। सो बेसिकली इंटरडिपेंडेंस, और उसके रिजल्ट में प्राइस रिजिडिटी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टोटली डिफरेंट टॉपिक है। व्हेन फर्म्स चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट विद सेम कॉस्ट टू डिफरेंट कंज्यूमर्स इन सेम और डिफरेंट मार्केट्स। प्राइस लीडरशिप ओलिगोपोली का एक और टॉपिक है, इसमें डोमिनेंट फर्म प्राइस सेट करती है, बाकी सारे फॉलो करते हैं। कोल्यूजन ओलिगोपोली के अंदर जब फर्म्स कार्टेल या प्राइस लीडरशिप बनाती हैं, तो इसमें इंटरडिपेंडेंस, क्योंकि ये नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली थी, किंग डिमांड कर्व था। नंबर 14 मेरे बच्चे, which statement is most likely to explain why a government decides to increase the highest rate of tax on personal income? Before even going to that, higher income पे higher tax means progressive income distribution को ज़्यादा fair करना चाह रहे हैं। तो लेट्स सी क्या ऑप्शन हमारे पास हैं। इट रिगार्ड्स इक्विटी यानी इक्वालिटी, ज़्यादा फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कंसिडरेशंस एज बीइंग मोर इम्पोर्टेंट देन efficiency ones. Why? Because higher rate of taxes on higher income means disincentive to work for big businessmen and very high earning employees. So C is the correct option. Number 15 जी, Lawrence curve पे question है. Let's make it a little bit smaller so we can properly see the whole options. जी, Lawrence curve in the diagram shows different distribution of income and wealth. बीच में लगी हुई है डॉटेड वाली लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। यहाँ पे परफेक्ट इक्वालिटी है हाउस होल्ड के दरमियान। लेबल्स देख लो, वाई एक्सिस पे ऑन द राइट साइड परसेंटेज ऑफ इनकम और वेल्थ लिखा, और नीचे परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड। तो अगर इसके ऊपर हम हो तो परफेक्ट इक्वालिटी है। जितना लॉरेंस कर्व लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी के पास आएगा, उतनी ज़्यादा फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और जितना दूर होता जाएगा उतनी अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ होगी। ये बात याद रखिएगा। जीनी कोएफिशिएंट भी इसी के थ्रू कैलकुलेट होता है। तो वो कहता है जी,
income in a country is more equally distributed than wealth. In a period, the distribution of income becomes more unequal, but distribution of wealth becomes more equal. Which movement would show the effects of these changes on distribution of income and wealth within the country? हमने अब दो चीजें देखनी है. चार लॉरेंस कर्व लगे हुए हैं. पहला हमने ढूंढना है जिस केस में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पहले से ज्यादा अनइक्वल हो, यानी हम लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी से दूर जा रहे हो, और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो रही हो, यानी लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी के पास आ रहे हो. तो ऑप्शंस एक एक करके देखते हैं. शिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ऑप्शन ए शिफ्ट फ्रॉम कर्व 1 to 2. इसमें तो इनकम ज्यादा अनइक्वल हो रही हैं, बिल्कुल सही बात है. शिफ्ट फ्रॉम कर्व 4 to 3, इसमें वेल्थ ज्यादा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, हम क्लोजर टू लॉरेंस कर्व आ रहे हैं. तो ऑप्शन ए सीम्स टू बी करेक्ट, लेकिन लेट्स जस्ट केयरफुली एनालाइज द रेस्ट एज वेल. बी शिफ्ट फ्रॉम कर्व 2 to 1, इस केस में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा इक्वल हो रही है, तो यहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा. 3 to 4 मीन्स वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा अनइक्वल, हम लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी से दूर जाए जा रहे हैं. सी देखो, शिफ्ट फ्रॉम कर्व 3 to 4, इस केस में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा अनइक्वल हो रही है, ये बात ठीक है. शिफ्ट फ्रॉम 2 to 1, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा इक्वल हो रही है. एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये कैसे गलत है? शिफ्ट फ्रॉम कर्व 3 to 4, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा अनइक्वल हो रही है. शिफ्ट फ्रॉम कर्व 2 to 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ज्यादा इक्वल हो रही है. अच्छा अच्छा अच्छा, शिफ्ट फ्रॉम कर्व 4 to 3, शिफ्ट मैं दोबारा ये देख रहा हूँ. शिफ्ट फ्रॉम कर्व 1 to 2, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा अनइक्वल हो रही है. शिफ्ट फ्रॉम कर्व 4 to 3 फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ज्यादा इक्वल हो रही है. आई वुड स्टिल गो विद दिस रादर देन सी, क्योंकि देखो इनकम वाले कर्व्स ऊपर होते हैं नॉर्मली और वेल्थ वाले कर्व्स नीचे होते हैं. उसका कॉन्सेप्ट एक और एडवांस वाला है, उसको छोड़ दो. इसमें ऑप्शन ए ठीक है, क्योंकि क्लियरली 1 to 2 आना मीन्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा अनइक्वल हो रही है, और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन 4 से 3 पे आ रहे हैं, क्लोजर टू लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, तो वो ज्यादा इक्वल हो रही है. लेट्स मूव ऑन टू नंबर 16. नंबर 16 क्या कह रहा है जी? गवर्नमेंट विशेज टू डिस्करेज टैक्स अवॉइडेंस. गवर्नमेंट नहीं चाहती लोग टैक्स इवेड करें, छुपाएं. विच पॉलिसी टू अचीव दिस कुड बी एन एग्जांपल ऑफ बिहेवियर अप्रोच ऑफ नज थ्योरी. नज थ्योरी क्या है जी? हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे रहे होते हैं परसुएजन के थ्रू, लीफलेट्स, वीडियोस, पिक्चर्स ऑन सिगरेट पैक्स एंड स्टफ लाइक दैट, ताकि लोगों को एहसास हो कि पॉजिटिव बिहेवियर तरफ आए. तो हमारे पास में कौन सी ऐसी चीज है जो नंबर सी जी, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन हाउ द टैक्स इज स्पेंड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट वीडियोस दिखाए, बताए कि हम पुलें बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, यतीम खाने बनाते हैं, हॉस्पिटल स्कूल्स बनाते हैं. सो दैट्स हाउ पीपल विल बी encouraged to not avoid tax rather than laws and everything. हम सिर्फ उनको एहसास दिला रहे हैं पॉजिटिव आइडिया की परसुएजन के थ्रू. डायग्राम शोज सप्लाई एंड डिमांड सिचुएशन इन अ पर्टिकुलर लेबर मार्केट. कर्व लगे हुए हैं जी, वेज रेट, क्वांटिटी ऑफ लेबर, उसके लेबल्स हुए हुए हैं. व्हेन द मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, which area measures the economic rent and transfer earnings received by employees. थोड़ी सी बात करते हैं जी. ट्रांसफर अर्निंग इज द मिनिमम वेज रिक्वायर्ड टू कीप a labor or a factor of production in their present use, minimum payment. And economic rent is what they earn over and above transfer earning. On the graph, supply curve के नीचे वाला एरिया, जैसे 0JLK, इसमें इन्होंने 0KLJ लिखा हुआ है, ठीक है, 0KLJ मैथमेटिकली पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है. ये आपका है ट्रांसफर अर्निंग, और उसके ऊपर वाला हिस्सा MLJ या JML जैसे इसमें लिखा हुआ है, वो है इकोनॉमिक रेंट. तो याद रखिएगा, सप्लाई कर्व इज द विलिंगनेस कर्व ऑफ लेबर. मिनिमम पेमेंट जिस पे वो आएंगे वो है उसके नीचे नीचे वाला एरिया OJLK, और इकोनॉमिक रेंट JML उसके ऊपर वाला. राइट जी. तो हम आगे चलते हैं. 17th, ये प्लीज ट्रांसफर एंड इकोनॉमिक रेंट पे बहुत क्वेश्चन आता है, एक बार कर लो ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये टॉपिक है. इन 2015, a company drilling for oil wished to reduce its workforce because of a fall in the price of oil. The workers' trade union opposed the proposal. Labor market पे question है. Which situation would have helped the trade union in the negotiation before going further? हमने
देखना है कि कौन से फैक्टर्स हमने पढ़े हुए अपने सिलेबस में जो ट्रेड यूनियंस को अपनी बात मनवाने में, वेजेस बढ़वाने में हेल्प करते हैं। नंबर वन, वेज इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ कॉस्ट। अगर वेजेस बहुत थोड़ा सा हिस्सा है कंपनी की कॉस्ट का, कैपिटल इंटेंसिव सी फर्म है, दिल बी हैप्पी टू रेज वेजेस, उन्हें कॉस्ट पे कोई मेजर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। व्हेन फाइनल गुड्स डिमांड इज इन इलास्टिक, देखो वर्कर्स की डिमांड डिराइव्ड होती है, डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दे प्रोड्यूस। तो अगर फाइनल गुड की डिमांड इन इलास्टिक है, वेजेस बढ़ा भी दी जाए वर्कर के कहने पे, प्राइस बढ़ा के फर्म अपना रेवेन्यू बढ़ा सकती है, उसको नुकसान नहीं होगा। सो उसके अलावा जी, जब कंपनी प्रॉफिटेबल हैं, फर्म्स ग्रोथ पीरियड में है, प्रॉफिट कमा रही हैं, तब भी वो वेजेस बढ़ा देंगे, कोई मसला नहीं। जब ट्रेड यूनियन के बहुत सारे मेंबर्स हैं, वो काफ़ी मिलिटेंट हैं, शोर शराबा करने वाले हैं, तब भी उनकी बात मानी जाएगी। कब नहीं मानी जाएगी? रिसेशन में, जब डिमांड फाइनल गुड की इलास्टिक है, जब ट्रेड यूनियन के थोड़े से मेंबर हैं, डिसऑर्गेनाइज से हैं, वो ठीक है, और जब कैपिटल इज अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर लेबर। तो हम देखते हैं जी, विच सिचुएशन वुड हैव हेल्प द ट्रेड यूनियन इन नेगोशिएशन? कैपिटल एंड लेबर वर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। इस केस में ऑयल कंपनी लेबर को हटा के कैपिटल लगा देगी कि क्यों भाई आप अपनी वेजेस बढ़ाने के चक्कर में हो। कॉस्ट ऑफ लेबर हैड बीन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, ये बिल्कुल ठीक है। लेबर की कॉस्ट, वेज कॉस्ट इतनी थोड़ी है कंपनी को कि उनको वेज बढ़ाने में कोई मसला नहीं। वो कहेंगे कोई बात नहीं, ये प्रपोज कर रहे हैं, हम इनकी वेज कम नहीं करते। डिमांड फॉर ऑयल हैड बीन प्राइस इनइलास्टिक। इस केस में ये बात सही होती, लेकिन द प्रॉब्लम हेयर इज कि ऑयल की प्राइस गिर रही है और उनका रेवेन्यू गिर रहा है, सो दे विल कट वेजेस। तो ये सही पॉइंट नहीं होगा लेबर के हक में। there had been a large supply of labor, large supply of labor means ऑटोमेटिकली वेज रेट नीचे जाएंगे, आसानी से वर्कर्स अवेलेबल हैं, तो वो वेज रेट नीचे करने से नहीं रुकेंगे फर्म्स वाले। होप यू अंडरस्टैंड इट। लेट्स मूव ऑन टू नंबर 19। विच पॉलिसी इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू रिड्यूस द लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? पहले तो बात करते हैं, जरा कुछ रिवाइज करा दूं आपको। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आपने P4 में किया है, लेकिन still some kids may have not done it very well. Structural unemployment is when demand for a whole industry's products fall. पूरी इंडस्ट्री की प्रोडक्ट की डिमांड बहुत गिर जाती है, चेंज इन फैशन टेस्ट हुआ, ये इसी के अंदर आ जाता है। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो लेबर की करंट स्किल्स रिडंडेंट हो गई, उनको निकाल दिया गया, जैसे टाइप राइटर्स हट गए और टाइपिस्ट गए और वर्ड प्रोसेसर्स आ गए, ठीक है। इसी तरह रोबोट्स आए, इंसानों को निकाला गया, वो चीज़। उसके अलावा जी तीसरा हिस्सा, पहला फैशन टेस्ट वगैरह का चेंज, दूसरा टेक्नोलॉजी का एडवांस, तीसरा हिस्सा है जी इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चरल का। जब कोई इंपोर्टेड गुड या सर्विस लोकल गुड को रिप्लेस कर देती है, तो लोकल वर्कर्स को लोकल फर्म्स बैठ जाती हैं और उनको निकाल दिया जाता है। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया जी। तीसरा आखिरी है कि रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी स्ट्रक्चरल का हिस्सा है। इफ ऑल द डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन वन पर्टिकुलर रीजन, तो पूरी रीजन ही अनएम्प्लॉयड हो जाती है जब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आए, उस गुड की डिमांड गिरे। गॉड फॉरबिड सियालकोट पाकिस्तान का जो है ये स्पोर्ट्स गुड्स में स्पेशलाइज कर रहा है। अगर वर्ल्ड वाइड को रिसेशन आए या फैशन टेस्ट चेंज हो और सियालकोट की स्पोर्ट्स गुड्स की डिमांड गिर जाए, तो सियालकोट पूरा रीजनली अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो अब देखते हैं जी, कौन सी पॉलिसी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए बेहतर है। इसके अंदर हमारे पास एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, सब्सिडीज ऑफ डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज हैं, इसके अलावा आप कर सकते हो जी कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अबाउट न्यू जॉब्स, स्पेशली इन केस ऑफ टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसमें टेक्नोलॉजी पे ट्रेन कर देना एंड स्टफ। तो लेट्स सी, इंक्रीज इन लेवल ऑफ स्टेट बेनिफिट्स पेड टू अनएम्प्लॉयड, वो तो जॉब ढूंढेंगे नहीं, घर बैठे पैसे मिल रहे हैं। सेकंड, रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, एक खास इंडस्ट्री को आप सपोर्ट नहीं कर रहे। रिडक्शन इन द लेवल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, पूरे मुल्क में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के लिए एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी है, नॉट स्ट्रक्चरल। लास्ट इज जी प्रोविजन ऑफ रीट्रेनिंग स्कीम्स, रीट्रेन कर दो वर्कर्स को एक नई टेक्नोलॉजी के ऊपर वटेवर, ताकि स्ट्रक्चरली जो अनएम्प्लॉयड हुए थे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस से वो बच जाएं। I'm sorry, I'm speaking a lot because there's no kid, so I'm having to do it all myself. So I'm just trying to revise as well. What is typically associated with a relatively low level of income per capita in a country? जिस कंट्री में जीडीपी पर हेड लो है, उधर क्या नॉर्मल सिचुएशन होगी? लेट्स सी जी, लो एक्सपोर्ट्स, लो इन्फ्लेशन, लो इन्वेस्टमेंट, लो पॉपुलेशन। लेट्स तसल्ली से रिजेक्ट करते हैं एक एक करके, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है।
what is typically associated with a relatively low level of income per capita in a country? लो लेवल ऑफ इनकम है, एक्सपोर्ट्स भी लो हो सकती हैं, इसको साइड पे रखते हैं। इन्फ्लेशन तो डेफिनेटली लो होगी, बिकॉज जीडीपी पर हेड होने का मतलब ये है कि एग्रीगेट डिमांड कम है। इन्वेस्टमेंट भी लो है, हो सकती है, बिल्कुल सही है। लो पॉपुलेशन अक्सर डेवलप्ड कंट्रीज में होती है, तो ये बात गलत हो जाएगी। लेट्स गो अगेन। What is associated with a relatively low level of income per capita in a country? Low exports, low inflation, low investment. I will go for low investment because that causes low GDP per capita. वैसे लो एक्सपोर्ट्स भी हो सकती हैं, लो इन्फ्लेशन भी, लेकिन एसोसिएट क्या चीज हो रही है पर कैपिटा लो होने से? लो इन्वेस्टमेंट थी, जिसकी वजह से लोग ह्यूमन कैपिटल में भी, लेबर वगैरह में भी अच्छी स्किल्स, एजुकेशन नहीं थी, ह्यूमन कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट कम थी, फिजिकल कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट कम थी। तो लो इन्वेस्टमेंट शुड बी द बेस्ट ऑफ द थ्री ऑप्शंस। सो इसको रीचेक कर लीजिएगा मार्क स्कीम से। आई पर्सनली थिंक इट्स सी। Let's go to the number 21. During a certain period, a country with constant population expands its output per head. It also experiences a significant increase in river and atmospheric pollution. क्या हुआ है जी? कांस्टेंट पॉपुलेशन, अच्छा पॉपुलेशन चेंज नहीं हो रही, एक्सपैंड्स इट्स आउटपुट पर हेड, ठीक है। इट ऑल्सो एक्सपीरियंसेस अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन रिवर एंड एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, एक्सटर्नैलिटीज आ रही हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर चेंज, विच मेजर वुड शो अ डिक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड? जीडीपी पर हेड, पॉपुलेशन कांस्टेंट है, आउटपुट पर हेड ये सही बताएगा, लेकिन एक्सटर्नल कॉस्ट पोल्यूशन वगैरह को जीडीपी नहीं देखता। जो रिवर्स और वो सारे खराब हो रहे हैं, तो जीडीपी पर हेड इज नॉट द राइट ऑप्शन। जीएनपी जीडीपी से निकलता है। व्हाट इज जीएनपी? जीडीपी में नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज से पाकिस्तानी अर्न करके ला रहे हैं वो ऐड कर दोगे, रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और जो फॉरेनर्स लेके जा रहे हैं वो माइनस कर दोगे, वो बन जाएगा जीएनपी। ये भी पोल्यूशन वगैरह को नहीं देखता। एच डी आई भी जीएनपी पर कैपिटा परचेजिंग पावर पैरिटी लेता है, ये भी उसको नहीं देखता। म्यू, मेजरेबल या मेजरेबल इकोनॉमिक वेलफेयर या मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, म्यू न्यू जो होता है, दिस इज परफेक्ट। ये वाक्य ही पोल्यूशन और एक्सटर्नल कॉस्ट की वैल्यू निकालता है जीडीपी से। क्योंकि कहते हैं लिविंग स्टैंडर्ड लो हो रहे हैं और आप बढ़ा रहे हो, जीडीपी बढ़ रहा है प्रोडक्शन ज्यादा होने से, नहीं, मुल्क के हालात, लिविंग स्टैंडर्ड्स लो हो रहे हैं। नंबर 22, the graphs below show percentage changes in money GDP and consumer prices in a country between 8 and 10. राइट जी, मनी जीडीपी दिखाया है उन्होंने। अब इसमें मेरा बेटा एक बात याद रखिएगा, जब तक जीरो से नीचे जीडीपी ना जाए और इन्फ्लेशन के फिगर्स ना जाएं, डज नॉट मीन डिफ्लेशन या फॉल इन रियल जीडीपी, नेगेटिव ग्रोथ। दोनों केसेस में आउटपुट भी बढ़ रही है और प्राइसेस भी बढ़ रही हैं मुसलसल। किसी स्टेज पे डिफ्लेशन नहीं आई, जीरो से नीचे नहीं गए हम, और किसी स्टेज पे नेगेटिव जीडीपी नहीं हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव नहीं हुई। ये नहीं हुआ कि पिछले साल से जीडीपी कम हुआ हो। सो ये बात याद रखते हुए हम चलते हैं। बिटवीन 9 एंड 10 मनी जीडीपी फेल बट कंज्यूमर प्राइसेस कंटिन्यू टू राइज। जैसे मैंने बताया 9 एंड 10 पे ग्राफ नीचे आ रहा है, लेकिन सिर्फ स्पीड ऑफ राइज इन जीडीपी कम हो रहा है। यानी पहले कोई 8% पे था, 5% पे बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है, तो ये रिजेक्टेड हुई। कंज्यूमर प्राइसेस एंड मनी जीडीपी बोथ कंटिन्यू टू राइज थ्रू आउट द पीरियड, दिस इज करेक्ट। मुसलसल चाहे जीडीपी का फिगर नीचे आ रहा है ना, लेकिन वो बढ़ रहा है, स्लो स्पीड पे बढ़ रहा है, तो बी हैज टू बी करेक्ट। बाकी देख लेते हैं। इन रियल टर्म्स जीडीपी ग्रू थ्रू आउट द पीरियड, ये बात गलत है। प्राइस लेवल बढ़ रहा है और जीडीपी स्लो बढ़ रहा है, प्राइस लेवल तेज बढ़ रहा है, तो रियल जीडीपी गिरा होगा, तो ये गलत है। रियल जीडीपी मींस जो हम डिफ्लेटर करके निकाल के अपने दरवाजा बंद, अपने जो है जीडीपी को एडजस्ट कर चुके होते हैं इन्फ्लेशन से। व्हेन कंज्यूमर प्राइसेस रोज मनी जीडीपी फेल, जीडीपी कहीं नहीं गिरा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Number 23 G. Why do some economists suggest that there may be a positive benefits from frictional unemployment? अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? एक वर्कर ने एक जॉब छोड़ी, दूसरी बेहतर जॉब की तलाश में थोड़ा टाइम लगा रहा है, टू अप हिज लिविंग स्टैंडर्ड, टू फाइंड अ बेटर सूट टू हिज सूट और फिट टू हिज क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स। तो जी, शॉर्ट स्पेल ऑफ फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट में लीड वर्कर्स टू बिकम डिस्करेज, ये तो नुकसान है। Frictional employment allows time for retraining in a newly emerging skills possible.
Job search during frictional unemployment may lead to a better match of workers and jobs. ये देखो, जैसे मैंने बोला था, you find a better job, only then you move. कुछ अर्सा अनएम्प्लॉयड रहते हो तो better fit, better match to your skills, इससे इकोनॉमी को फायदा होगा. So number 23 uncrucial. उसके बाद जी नंबर 24. अच्छा क्वेश्चन है, इस बहाने आपको एमपीसी रिवाइज करवा दूंगा. टेबल शोज द लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर गिवन फैमिली इनकम्स. डिस्पोजेबल फैमिली इनकम दी है, साथ में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया. ओवर द रेंज ऑफ डिस्पोजेबल इनकम शोन एंड एज इनकम राइजेस व्हाट हैपेंस टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. जस्ट फॉर द सेफ साइड मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम होता क्या है? इट इज द एडिशनल, इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट इज कंज्यूम्ड. मतलब $1000 इनकम बढ़ी थी बंदे की, उसने 800 स्पेंड कर दिए उसमें से, तो उसकी एमपीसी 800, चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम 1000, 0.8, यानी हर डॉलर एडिशनल का वो 80 सेंट 0.8 यूज कर रहे हैं. बेटे हैव अ क्लास प्लीज गो. ये हो गया. ओवर द रेंज ऑफ डिस्पोजेबल इनकम शोन. अब हमने मालूम करना है कि क्या हो रहा है एमपीसी को. हर जगह पे हम पहले स्टेज पे तो नहीं कर सकते. 2000 से 3000 इनकम गई और कंजम्पशन 2150 से 3100 पे गया. कितना चेंज हुआ है? 2150 टू 3100, 950 चेंज इन कंजम्पशन है. ओवर चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम कितना है? 1000. आंसर आ जाएगा 0.95. नेक्स्ट स्टेज जी, इनकम 3 टू 4000, 1000 से बढ़ी है और कंजम्पशन 3100 टू 4000 सिर्फ 900 बढ़ी है. चेंज इन कंजम्पशन ऊपर 900 ओवर 1000, चेंज इन इनकम नीचे 0.9, गिरी है एमपीसी. नेक्स्ट स्टेज, फैमिली इनकम 4 से 5000 बढ़ी 1000 और कंजम्पशन 4 से 4850 850. सो चेंज इन कंजम्पशन 850 ओवर चेंज इन इनकम 1000, 0.85. अगेन गिरी है 0.95 से 0.9 से 0.85 एमपीसी. फिर जी नेक्स्ट स्टेज में 5 से 6000 इनकम गई और कंजम्पशन 4850 से 5650, यानी 800 बढ़ी. अब 800 ओवर 1000, 0.8. नेक्स्ट स्टेप पे सिर्फ कितनी बढ़ी है कंजम्पशन? इनकम तो बढ़ी है 1000 से, कंजम्पशन बढ़ी है 5650 टू 730 से बढ़ी है तो 0.73. सो इट फॉल्स कॉन्टिन्यूअसली. काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, हर जगह कैलकुलेट करना पड़ेगा. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो फॉर्मूला ऑफ एमपीसी या एमपीएस या एमपीटी, कुछ भी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ टैक्सेशन, सेविंग, इंपोर्ट्स, एमपीएम, सबका फॉर्मूला चेंज इन दैट वेरिएबल. जैसे इस केस में कंजम्पशन था ओवर चेंज इन इनकम. अगर एमपीएस होता, चेंज इन सेविंग ओवर चेंज इन इनकम. अगर एमपीटी होता, चेंज इन टैक्सेस ओवर चेंज इन इनकम. इसी तरह अगर एमपीएम होता, चेंज इन इंपोर्ट एक्सपेंडिचर ओवर चेंज इन इनकम. Let's now finish the paper. G 25th पे हैं. What could cause the official statistics for the national income per head for a developing country to overstate the true level of economic well-being of its inhabitants? GDP की, national income statistics की weaknesses. If there is dependence on barter and internal trade, possible if subsistence agriculture dominates total economic activity, if services are important component of exports, if there is extreme income inequality. अच्छा जी, दो तीन इसमें ठीक लग रहे हैं. लेट्स तसल्ली से देखें. What could cause the official statistics for the national income per head of a developing country to overstate the true level of economic well-being of its inhabitants? मतलब जीडीपी पर हेड जो बता रहा है वो ट्रू पिक्चर नहीं दे रहा, असल हालात उतने अच्छे नहीं है, वो ओवरस्टेट कर रहे हैं. इफ देयर इज डिपेंडेंस ऑन बार्टर इंटरनल ट्रेड, अगर लोग बार्टर ज्यादा कर रहे हैं, उनके लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे हैं, जीडीपी थोड़ा बता रहा है, अंडरस्टेट कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया. इफ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, बहुत सारा सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, यानी लोग खुद उगा के खुद फ्रूट वगैरह वेजिटेबल्स अपना फूड खा लेते हैं, उससे उनके लिविंग स्टैंडर्ड अप हैं. जीडीपी नहीं शो कर पा रहा क्योंकि ये ट्रेड में शामिल नहीं है, ना मंडियों में बिकते हैं, ना कुछ, तो खुद ही कंज्यूम कर जाते हैं, जीडीपी का हिस्सा नहीं बनते. तो इसमें भी जीडीपी अंडरस्टेट कर रहा है, हमने ढूंढना है ओवरस्टेट. पहली दो रिजेक्ट हो गई. इफ सर्विसेज आर एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स, बेटे एक्सपोर्ट्स तो जीडीपी का हिस्सा है, एक्स माइनस एम एडी का हिस्सा है जो जीडीपी है, वो भी रिजेक्ट हो गया, वो तो ऑलरेडी ट्रीट हो रहा है. इफ देयर इज एक्सट्रीम इनकम इनइक्वालिटी,
जैसे पाकिस्तान में 1960s में 22% फैमिलीज ओन 90% ऑफ वेल्थ ऑफ आर कंट्री। उस वक्त हमारा जीडीपी बढ़ भी रहा था, तो ओवरऑल लोगों के हालात बेहतर नहीं थे। वो 90%, तो 22 फैमिली के पास था, उनके हालात अच्छे हो रहे थे। तो अगर एक्सट्रीम इनकम इनक्वालिटी है तो जीडीपी हमारे हालात को ओवरस्टेट कर रहा होता है, वो बढ़ रहा होता है, लग रहा होता है पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, सिर्फ चंद लोग बेटर ऑफ हो रहे थे। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। वेरी वेल डिजाइन क्वेश्चन दो। नंबर 26, आई हेट दीज क्वेश्चंस। आई विल स्किप इट बेटे, अभी मेरी अगली क्लास भी अगली है, मैं इसको अगर टाइम बचा तो वापस आ जाऊंगा। 27 जी। In 2015, the World Bank agreed to give a loan of 650 या 850 लिखा हुआ है, हाँ, 650 million to Angola to help stabilize the economy. The bank said Angola needed to have a fiscal policy that would encourage the diversification of the economy. Which policy would be consistent with this requirement? 650 मिलियन, जैसे हमें आजकल आईएमएफ दे के शर्तें दे रहे हैं ना कि ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाओ, फलाना फलाना फलाना, ये वही है। 650 मिलियन एंगोला की इकोनॉमी को दिया वर्ल्ड बैंक ने। शर्त क्या लगाई? फिस्कल पॉलिसी यूज करें जिसके रिजल्ट में डाइवर्सिफिकेशन आए। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट का बजट यानी टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग चेंज करने के डिसीजंस। डाइवर्सिफिकेशन मींस अगर आप सिर्फ ऑयल पर रिलाई कर रहे थे तो अब गैस भी करो, स्टील भी करो, डिफरेंट इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफाई करो, अपने आप को रिस्क बढ़ाओ, अपना स्प्रेड करो, रिस्क कम करो, स्प्रेड करो रिस्क को, एक ही इंडस्ट्री पर रिलाई ना करो। विच पॉलिसी विल बी कंसिस्टेंट विद दिस रिक्वायरमेंट? लेट्स सी जी। द लोअरिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट यहीं पे छोड़ दो क्योंकि इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है। रिलैक्सेशन ऑफ रेगुलेशन इसको भी छोड़ दो, रेगुलेशन भी फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग ढूंढनी है। स्पेंडिंग ऑफ द लोन सपोर्टिंग इट्स ऑयल इंडस्ट्री आफ्टर ऑयल प्राइसेस कोलैप्स्ड। सही लग रहा है कि फिस्कल पॉलिसी है, स्पेंडिंग बढ़ाओ अपनी ऑयल इंडस्ट्री पे, लेकिन ऑयल इंडस्ट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, तो शायद ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। डी देखते हैं। सब्सिडाइजिंग, ये भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, ऑफ अ पार्टनरशिप विद अ फ्रेंच कंपनी टू एस्टैब्लिश अ चेन ऑफ टूरिस्ट होटल, ये ठीक है। ना सिर्फ फिस्कल पॉलिसी आ रही है, सब्सिडाइजिंग यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग आ रही है, एक चेन ऑफ टूरिस्ट होटल, एक डाइवर्सिफिकेशन भी आ रही है, फ्रेंच कंपनी को अपने मुल्क में मल्टीनेशनल को ला रहे हो। सो डी इज करेक्ट। बेटे इतने मुश्किल नहीं होते अगर आप लोग तसल्ली से सोच समझ के करें। डोंट बी डिसहार्टेंड, डोंट बी डिस्पेयर्ड कि एक अजीब सी बात है, मैं तो नहीं पता था एंगोला का इकोनॉमिक सेम है सब कंट्रीज की। नंबर 28 जी। A country with demand pull inflation decides to fix its exchange rate against other currencies. Fixed exchange rate with other currency means उन सब उनके रेट के मुताबिक पैग कर देना, उनसे लिंक कर देना। अबव द परचेजिंग पावर पैरिटीज। परचेजिंग पावर पैरिटी मींस परचेजिंग पावर ऑफ दैट करेंसी विद इन द होम इकोनॉमी। एक बास्केट लेट से पाकिस्तान में $1000 की आ रही हो, अमेरिका में 1500, तो हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी अमेरिका से ज़्यादा है 500 के हिसाब से। वो क्या कह रहे हैं जी, अपने एक्सचेंज रेट को फिक्स कर रहे हैं अबव परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी ओवर वैल्यू कर रहे हैं अपने एक्सचेंज रेट को। व्हाट इज लाइकली टू हैपन टू मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स शोन? इंटरेस्ट रेट हमने अपनी करेंसी को फिक्स किया अबव द परचेजिंग पावर पैरिटी रेट, ओवर वैल्यू किया, बढ़ाया उसको। इंटरेस्ट रेट हमारा क्या होगा? एक सेकेंड जी, एक सेकेंड, इसमें क्या लिंक आ रहा है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन थी, हमने एक्सचेंज रेट को ओवर वैल्यू किया, परचेजिंग पावर पैरिटी से ऊपर फिक्स किया। इंटरेस्ट रेट पे क्या असर आएगा? चलिए इन्फ्लेशन रेट पे देखते हैं। इन्फ्लेशन रेट तो कम होगा क्योंकि हम अपनी करेंसी को ऊपर ला रहे हैं, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल सस्ते, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम, एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी एक्स माइनस एम की वजह से, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम। तो हमारे पास ए और सी बच गए। करंट अकाउंट बैलेंस हमारा वर्सन होगा बिकॉज हमारी करेंसी ऊपर गई है बाकियों से, एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज की बात वो कर रहा है। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से करेंसी अप्रिशिएट तो होती है, हॉट मनी फ्लोज आती है हमारे मुल्क में, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस ये कैसे है आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन हमारे पास ऑप्शन सी ही बचती है। काइंडली चेक एंड इफ देयर इज अ प्रॉब्लम गेट बैक टू मी। नंबर 29। In short run, which policy measure would tend to reduce a country's BOP deficit but increase its inflation rate? Short run में बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट कम हो लेकिन महंगाई बढ़े। डिक्रीज इन लेवल ऑफ इंपोर्ट टैरिफ्स, इंपोर्ट टैरिफ हटाओगे इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, कॉस्ट पुश, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल सस्ते आ जाएंगे, वो गलत हो गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट अलबत्ता
हमारा डेफिसिट जो है कम होगा। तो एक बात हुई, दूसरी नहीं हुई, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। अप्रिसिएशन ऑफ अ कंट्रीज करेंसी, अप्रिसिएशन से शॉर्ट रन में कह रहे हैं, हाँ, अप्रिसिएशन से इन्फ्लेशन रेट कम होगी, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल सस्ते, और साथ में एक्स माइनस एम में कमी, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी कम पॉसिबल है। ये अप्रिसिएशन की वजह से शॉर्ट रन में इन इलास्टिक डिमांड होती है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की। तो जे कर्व कंडीशन आने तक हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट है वो कम हो सकता है। तो दिस इज अ पॉसिबल ऑप्शन, लेट्स कीप इट ऑन अ साइड। इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, इन्फ्लेशन आएगी, गलत हो गया। रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग से हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो हैज़ टू बी एप्रिसिएशन ऑफ द कंट्रीज करेंसी, करेंसी हमने ऊपर की, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल सस्ते, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम, लेकिन वक्ती तौर पे इन इलास्टिक डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स थी, कॉन्ट्रैक्ट साइंड हुए होते हैं, जेकब आपने पढ़ा था लास्ट ईयर। वक्ती तौर पे एक्सपोर्ट्स महंगी होने के बावजूद उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं गिरेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा एक्सपोर्ट से। इंपोर्ट सस्ती होने के बावजूद उनकी डिमांड इतनी नहीं बढ़ेगी, इन इलास्टिक है, कॉन्ट्रैक्ट साइंड है, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कम होगा, एक्स माइनस एम, हमारा जो है वक्ती तौर पे बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट जो है वो कम होगा। और इन्फ्लेशन, अच्छा इन्फ्लेशन बढ़नी चाहिए थी, सॉरी, अगेन अगेन इन्फ्लेशन बढ़नी चाहिए। डिक्रीज इन लेवल ऑफ, इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, हाँ इन्फ्लेशन बढ़ेगी। और बैलेंस ऑफ पेमेंट, अच्छा रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सी मुझे अब लग रहा है, बिकॉज आई टोटली मिस रेड दिस। मैं वापस आता हूँ 30th करवा के। इन एन इकोनॉमी विद फुल, विद अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज द गवर्नमेंट इंक्रीजेज एक्सपेंडिचर। फुल एम्प्लॉयमेंट विद अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज, हम इलास्टिक वाले पार्ट में थे, अपने लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के पीपीसी के पीछे थे। गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया, उससे ऑफ कोर्स एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। व्हेन वुड दिस बी लीस्ट लाइकली टू इंक्रीज नेशनल इनकम बाय अ फुल मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर डिपेंड करता है एमपीसी पे या मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ विड्रॉल्स पे। When the level of autonomous private investment is increased, when the marginal propensity to save is reduced, when the government allows more money supply to expand, when the level of interest rate rises. सी करेक्ट है जी, हमारी गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ाया और मनी सप्लाई बढ़ने दी, मनी सप्लाई बढ़ने से इन्वेस्टमेंट के, कंजम्पशन के इंजेक्शन आएंगे, वो कई गुना नेशनल इनकम को मल्टीप्लायर इफेक्ट देंगे। बाकियों में अब देखिएगा खुद ही वो कम हो रहे थे। हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेव अगर कम हो रही हो तो लोग ज़्यादा कंज्यूम हो रहे हैं, उसमें मल्टीप्लायर इफेक्ट बढ़ेगा। नहीं सॉरी सॉरी, हमने करना है लीस्ट, तो फिर व्हेन द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट राइजेस, डी इज करेक्ट, सॉरी। गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ाया, उसके रिजल्ट में फुल मल्टीप्लायर क्यों नहीं आएगा, लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट बढ़ गया था, लोग कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट फर्म्स कम कर सकी, मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं आया। बाकी सब में मल्टीप्लायर आएगा। व्हेन लेवल ऑफ ऑटोनमस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ती है उससे भी मल्टीप्लायर आता है। व्हेन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कम होती है, लोग कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, मल्टीप्लायर आता है। नेशनल इनकम कई गुना बढ़ती है, स्पेंडिंग बार बार होती है। व्हेन गवर्नमेंट अलाउज मनी सप्लाई टू एक्सपैंड, उससे भी एक्सपेंशन आती है, मल्टीप्लायर आता है। डी इज करेक्ट। Back to 29G, in short run, which policy measure would tend to reduce a country's BOP deficit but increase its inflation rate? Balance of payment deficit कम करना है और इन्फ्लेशन रेट बढ़ाना है। डिक्रीज इन लेवल ऑफ इंपोर्ट टैरिफ्स, इससे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट भी बढ़ जाएगा और इन्फ्लेशन रेट भी कम हो जाएगा, दोनों बातें गलत। अप्रिसिएशन ऑफ कंट्रीज करेंसी, इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट रिड्यूस होगा, इन्फ्लेशन रेट भी कम होगा क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स वगैरह सस्ती हो जाएंगी, रॉ मटेरियल वगैरह। तो बी भी रिजेक्टेड। इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इससे इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस टैरिफ भी होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट रिड्यूस हो सकता है, सी माइट बी राइट। रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इससे इन्फ्लेशन रेट कम होगा, तो सी इज करेक्ट जी। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए हैं, अज्यूमिंग इंपोर्ट टैरिफ भी उसमें शामिल है, इनडायरेक्ट टैक्सेस और ऑल ऑफ दैट। इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे तो डायरेक्टली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है हमारे मुल्क में, और इनडायरेक्ट टैक्स लगने से लोगों के पास पैसा भी कम बचेगा, इंपोर्ट्स भी कम कर सकेंगे, और अगर टैरिफ भी इसमें शामिल थे तब बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर होगा, डेफिसिट कम होगा। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दैट इज इट जी। एक वो इंशाल्लाह ताला I'll see you tonight. I'll try my best to hold a class. That is it जी. Have a very good day.